अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हो या फिर सूबाई हो, हतमी शक्ल में आती जा रही हैं। ये अलग बात है कि वफाकी सतह के ऊपर काबीना की शक्ल वाजे नहीं है, लेकिन काबीना की टीम में कौन से लोग शामिल होंगे ये जरूर वाजे होता जा रहा है और इस पर खबरें भी आ रही हैं। अगर सूबों को हवाला दिया जाए तो सूबों में काबीनाएं तो बन चुकी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जो तजुर्बात किए गए हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और पंजाब में, सिंध में तो जाहिर सी बात है कि वही रिपीट टेलीकास्ट है जो कि माजी में भी होती रही है, लेकिन बाकी 3 सूबों में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है सीएम्स की सतह के ऊपर और फिर उनकी कैबिनेट्स की सतह के ऊपर, वो किस हद तक सक्सेसफुल साबित हो सकता है, ये अपने आप में खुद एक बड़ा चैलेंज होगा। जिन जमातों को मौका मिला है उसमें से कुछ पहले भी आ चुकी हैं, कुछ पहली मर्तबा ये सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखना ये होगा कि जो चेहरे चुने गए हैं सीएम्स के लिए, वो चेहरे क्या वाकई डिलीवर कर सकेंगे। और अगर वफाकी सतह के ऊपर मुश्किल तरीन मसाइल के लिए ये सीएम्स इकट्ठे होकर बैठते हैं तो किसी एक नुक्ते के ऊपर यकसू हो सकेंगे या फिर बाहमी दस्तो गिरेबान वाला माहौल होगा, ये भी देखने से ताल्लुक रखता होगा। अब तक के पार्लियामेंट के इजलासों का अगर अहवाल देखा जाए तो कहीं पर भी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं आती, बल्कि हमें तो पेज ही नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में हुकूमती उमूर चलाना और माशी मसाइल जैसे जो इशूज इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनसे निपटना एक खुद बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इस हुकूमत के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पुरअज़्म भी नजर आते हैं, बड़े प्रोएक्टिवली काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब लगता यह है कि अगर इदारों की सपोर्ट उनके साथ मौजूद हो, अदालतों की सपोर्ट उनके साथ मौजूद हो, तो फिर यकीनन ये हुकूमत 5 साल पूरे करती नजर आएगी। लेकिन अगर कुछ हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहां से अब तक अपोजिशन में बैठी जमात के हवाले से उनकी पजीराई और उनके हवाले से, उनके हक में फैसलों के हवाले से तनकीद भी की जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए तमाम पॉइंट्स के ऊपर प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, बहुत जबरदस्त पैनल भी है और सिर्फ सहाफियों की हद तक हम ये ओपिनियन जानना चाहेंगे सूबों में आखिर चल क्या रहा है और आने वाले 5 साल क्या इन हुकूमतों को मिल भी सकेंगे या फिर इससे पहले ही ये पूरा बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए जो पैनल मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूंगी। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी शाहिद रिज़ साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी इमरान मीर साहब, इसके अलावा मौजूद हैं सीनियर सहाफी सलमान आबिद साहब और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है पेशावर से सीनियर सहाफी अकील यूसुफजई साहब। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इमरान मीर साहब, सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आगाज आपसे करना चाहूंगी। सर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है यकीनन, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तक जो रिजर्व सीट्स हैं उस हवाले से कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पेशावर का दरवाजा खटखटा रही है और अब आज लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सर आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा हो या फिर कोई भी हो नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव, कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के उमूर भी चलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल भी करना, अपोजिशन बेंचेस पर भी और अदालती सतह के ऊपर भी? चैलेंज तो देखें बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारी सियासत, अगर हम लोग जो है जिन्होंने 80 की दहाई से ये सारा देख रहे हैं, तो हर दौर में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी तो रही है, लेकिन इस बार गर्मा गर्मी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि जब से पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर आई है तो पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी मौसर किस्म की आवाज़ है और बड़ी, जिसे कहते हैं, हंगामा खेज किस्म की आवाज़ इनकी होती है। इस दफ़ा बदकिस्मती से अब इस बहस में जाए बगैर कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम रिपीटेडली चूँकि अपने प्रोग्राम्स में कहते आ रहे हैं कि किस तरह के इलेक्शन हुए, किस तरह की चीज़ें हुई और आज हम किस शक्ल में, वो जैसी कैसी भी हैं वो हुकूमतें बन गई, तो ज़ाहिर है चैलेंज भी उनके लिए बहुत बड़ा है। देखें सबसे बड़ा चैलेंज तो वफाक की सतह पे देखें और सूबों को भी उसी तरह से आगे आना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी सतह पे है। मतलब मैं चंद दिन पहले ही पढ़ रहा था कि इस साल नवंबर तक अगर हिसाब लगाएं तो $27.5 अरब जो है वो पाकिस्तान ने वापस करना है। इसमें यकीनन कुछ अमाउंट्स जो ऐसी हैं वो रोल ओवर भी हो जाएंगी, सारी तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसके बावजूद ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के टोटल बजट का साइज जो है वो $50 अरब से ऊपर नहीं अभी तक गया। तो उसके अंदर से इतनी बड़ी रकम निकालना और मांग तांग के गुजारा करना, तो मुआशी तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और जिस तरह के अगर हम देखते हैं कि ये गैस के बिल, बिजली के बिल और बाकी अब जो आम आदमी का मसला है, महंगाई है, और इसमें पिसा हुआ आदमी वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखें सारी नजरें इसी चीज पे होती हैं और आगे जो बाकी जो चीजें होनी है वो इसके साथ जुड़ी हैं। मिसाल के तौर पे
हो सकता है कि चलें पीटीआई भी देखे, ये सारी चीज़ें भी देखें, अभी वो फिलहाल बहुत ज़्यादा शोर न मचाएं, मामलात को चलने दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये मुआशी मामलात सामने आएंगे, जब गैस के बिलों पे चीखें निकलेंगी, आगे लोड शेडिंग भी आएगी, बिजली के बिलों को देखें, सर्दियों में कभी हमने भी ज़िंदगी में कभी ये 50-50 हज़ार के लाख रुपए के गैस के बिल नहीं देखे थे। मतलब मैंने अपनी लाइफ में अपने घर में गीजर चला लिया तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार का बिल आ गया। सर अब तो सर 9-10 हज़ार वाली बात तो बड़ी पुरानी हो गई है। ठीक ठीक, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैंने बता रहा ना जी जी बिल्कुल ठीक है, नहीं पॉइंट आपका आ गया सर, सबका एक ही दुख है इस हवाले से, ये जो आपने कोट किया है। अच्छा शाहिद साहब, गालिबन अकील यूसुफजई सब शायद अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। शाहिद साहब, सर ये बलूचिस्तान की हुकूमत पे मैं बाद में आपसे बात करूंगी, लेकिन सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक मसला खड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कंफ्यूजन ये फैल चुका है वफाक की सतह के ऊपर कि समझ नहीं आ रहा कि किस पार्टी का हक है, किसको दिया जा रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपका क्या टेक है इस पे? सना देखें, दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। इलेक्शन पाकिस्तान में जो भी होते हैं जो आपके मरवजा कवानीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के या जो इलेक्शन रूल्स हैं उन्हीं के तहत होते हैं। इस वक्त दो अजीब सी बातें हैं मेरे सामने। एक है कि रूल्स क्या कहते हैं, उस रूल्स के तहत क्या ये मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स में वाज़ेह तौर पर कह चुका है नहीं मिलनी चाहिए। जितने लोग भी इस बात की हिमायत करते हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक हैं, वो सेम उसी तरह बयानिए या मॉरल ग्राउंड पे ये बात करते हैं। उनके पास कोई कानूनी ग्राउंड नहीं है। उसकी मिसाल आपको छोटी सी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक अली जफर साहब पेश होते थे तो मेरे सामने, मैंने वो हियरिंग्स कवर की, 3 से 4 जो बुनियादी सवाल थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जब बेंच ने अली जफर साहब से पूछे तो उनके पास उनका जवाब नहीं था। तो जब अदालत फैसला करती है तो फिर मेरा ख्याल है वो लीगल ग्राउंड्स पर करती है, वो दस्तयाब कवानीन पर करती है। अभी आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, साबिक जो वजीर आजम है जुल्फकार अली भुट्टो, उनका जो सदारती रेफरेंस था, देखें उसमें अदालत ने साफ वाज़े लफ्जों में कहा कि माजी में जो चीजें हुई हैं वो उन्होंने तस्लीम की। उन्होंने एक तरीके से पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को तस्लीम किया कि अदालती कत्ल है, जो पीपल्स पार्टी नैरेटिव लेती है। लेकिन साथ में अदालत ने दो नुक्तों पर कहा कि जी उस पर उन्हें तकनीकी मावनत किसी ने नहीं दी तो वो उसे टच नहीं कर रहे। तीसरा यह है कि वो इस फैसले को रिवर्ट नहीं कर सकते, इसका इख्तियार मौजूदा जो आपके कवानीन या कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें अदालत को नहीं देता। तो मेरा ख्याल है रिजर्व सीटों का मामला भी यही है कि अगर पीटीआई से मॉरल ग्राउंड नहीं, माजरत आपकी बात काट रही हूं, लेकिन देखिए पीटीआई ये कह रही है कि एक्चुअली ये हमारा वोट बैंक है जिसकी बुनियाद पे वो रिजर्व सीटें मिलनी होती हैं, तो अगर ये हमें नहीं मिलनी तो फिर किसी और की झोली में भी नहीं डलनी चाहिए। नहीं, ये उनका मॉरल ये है कि जी किसी और की झोली में। जब एक नंबर डिसाइडेड है कि इतनी रिजर्व सीटें हैं और अगर उस कैटेगरी में पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लाए नहीं करते तो कानून और उसूल के तहत जो हाउस रहेगा वो उसमें तकसीम होंगी। उसे मैं और आप या इमरान मीर साहब या सलमान आबिद साहब मॉरलिटी पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क ने बाय बुक चलना है, बियॉन्ड द बुक नहीं चलना। बिल्कुल ठीक। अच्छा अकील यूसुफजई साहब, सर अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो ये पेशावर में हो क्या रहा है? पहले लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम आता था, मतलब मैं मौदबाना तरीके से ये सवाल कर सकती हूँ, कोर्ट्स जो है इसके ऊपर मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस ना दायर कर दें, लेकिन ये कि पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक जो थी वो नजरे करम थी पीटीआई के ऊपर, ये इल्जाम लगता था। अब ये कहा जा रहा है कि हर चीज के लिए पीटीआई पेशावर चली जाती है। पेशावर हाई कोर्ट से सर 13 मार्च तक का एक डेडलाइन मिल गई है उस स्टे के ऊपर जो कि मखसूस नशिस्तों पर है। लेकिन सर अब अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि जी इसमें वफाक के ऊपर भी ये फैसला अप्लाई होता है और ये खैबर पख्तूनख्वा पे भी होता है। तो एक तो ये थोड़ी सी रोशनी डाली कि ये किस तरह है, और दूसरा ये कि क्या बाइसनेस नजर आती है आपको पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजंस में? बहुत शुक्रिया सना, आपको पता भी है कि खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बागार है सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर और हालत जंग में भी है, और मेरे ख्याल में अटक के उस पार या इंडस रिवर के उस पार समझा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा शायद के सियासी मामलात पर, इंतजामी मामलात वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा भी है और बहुत तशवीशनाक भी है, और वो ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हंगामी बुनियाद पर अपनी टीम के हमरा पेशावर आए हुए थे और साहब ने उनका इस्तेमाल भी नहीं किया, और एक अहम तरीन इशू पर जो कि सैलाब की तबाही जो कि बर्फबारी हुई है उसके मुताबिक जो अहम तरीन ब्रीफिंग थी उसमें शिरकत भी नहीं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो कैबिनेट बनी है, कल
उन लोगों ने हल्फ उठाया है, उसमें 20 लोग वो तशद्दुद के मुकदमा से उसमें मतलूब है पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को और मुतालिका जो फोरम है उनको अच्छी तरह से शामिल है। तब बाकी हालात तो इंतहाई बुजुर्ग है। और जहाँ तक में मौजूद चौराहे कोर्ट की बात है, सच्ची बात यह है कि जो सहाफती हल्के है, सियासी हल्के, उसको वो जमानत कोर्ट कहते हैं, जमानत कोर कहते हैं कि मतलब वो किसी को जमानत नहीं मिलती तो पेशावर से रुजू करे और जमानत। सलमान साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर चुकी है। बेसिकली तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वो दरखास्त दायर हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि ये जो डिबेट इस वक्त हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, फॉर्म 45 के ऊपर भी अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक 14 दिन का टाइम था, वो क्रॉस करके इतने अरसे के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 45 अपलोड तो किए, लेकिन उसमें भी बड़े मेजर डिफेक्ट्स हैं। नंबर्स कुछ और दिए गए हैं, टोटल में कुछ और दिया गया है, यानी उसमें भी अगर तो मैनिपुलेशन की गई है इलेक्शन में तो वो भी देखा नहीं गया कि किस तरीके से की जा रही है। सर आपका टेक इसके ऊपर? देखिए सर, बात ये है कि जो इबाम पैदा हुआ है इलेक्शन के हवाले से और जो सारी एम्बिग्युइटी है, इसको क्रिएट तो इलेक्शन कमीशन ने खुद किया है ना। जैसे अभी आपने कहा कि 14 दिन के अंदर आपको फॉर्म 45 अपलोड करने थे, आपने नहीं किए, और जब आपने किए तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं और इसी वजह से इलेक्शन के अंदर इबाम पैदा किया गया। हालांकि देखिए यही इलेक्शन कमीशन था जिसने हमें कहा था कि अब उसने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है और वो बहुत शानदार तरीके से ऑपरेट करेगा और किसी किस्म का कोई इबाम नहीं आएगा, रिजल्ट भी टाइम भी आएंगे। लेकिन फिर हमने देखा यही इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक बैठ गया और फिर उसका नतीजा जो हम देख रहे हैं, अब वो चाहे इंतखाबात में धांधली हुई है या नहीं हुई है, लेकिन एक स्पेस और एक मौका जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कर दिया है उन लोगों को जो इलेक्शन की धांधली का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को कहीं तो अकाउंटेबल करें ना, कहीं तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बैठ गया और ये फॉर्म 45 जो है अपलोड ना करने की टाइम की क्या वजह थी, और जब अपलोड किए गए उसमें जो गलतियां आई है उसके बाद फिर उसको डिलीट क्यों किया जा रहा है। यानी सारी एम्बिग्युइटी खुद इलेक्शन कमीशन सलमान साहब, सर एक जिमनी सवाल इसमें देखिए, नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2018 में कोई 28-29 दिन के बाद जाके फॉर्म 45 अपलोड हुए थे, और दूसरा उस वक्त भी ये मसाइल दरपेश थे, लेकिन उस वक्त नून लीग इतनी वोकल नहीं थी। तो फिर ये कहा जाए कि पीटीआई का नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो उनसे कहीं ज्यादा मौसर रही कि अब हर बंदा फॉर्म 45 के बारे में जानता है। पीटीआई को जो वोट मिला है वो भी उनके नैरेटिव स्ट्रांग होने की वजह से मिला है ना। जिस तरह से उन्होंने डिजिटलाइजेशन के ऊपर कैंपेन चलाई है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपने उनको कैंपेन नहीं करने दी है ना, तो इस वजह से मैं ये कहता हूं कि देखिए नैरेटिव उनका दुरुस्त है या गलत है, एक अलग बहस है, और ये बहस भी बेमानी है कि 2018 में हुआ था इसलिए अब चुप हो जाए, 2024 में भी हो गया है। भाई अगर 2018 में हुआ था तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ना, और क्रिटिसाइज किया तो जो आरटीएस बैठा उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अब तो हमें बताया गया था कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बैठेगा। तो अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बैठ गया, इसका भी तो कुछ जवाब इलेक्शन कमीशन से कोई पूछे ना, कुछ जवाब तो दे, कहीं किसी को अकाउंटेबल तो करें कि ताकि ये एम्बिग्युइटी खत्म हो। अगर ये एम्बिग्युइटी खत्म नहीं होनी, अब आप देखिए ना, एक फॉर्म 45 है, फिर फॉर्म 46 है, फिर फॉर्म 47 है, फिर फॉर्म 48 है और फिर 49 है। बिल्कुल 45 का 46 से कॉन्ट्रडिक्शन है, 46 का और 45 का 47 से कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसका जवाब कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान मीर साहब, सर जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन पहले सवाल भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो जो जमातें हारी हैं, ये जो कह रही हैं कि हमें हरवाया गया है, सवाल वही कर रही हैं, लेकिन जो जमातें जीती हैं सर, वो क्यों नहीं ये सवाल के ऊपर, इसके ऊपर बात कर रही है कि जी हम जेन्युइनली जीते हैं, ये नताइज हैं, ये आप इसको टैली कर सकते हैं, रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। मानसेरा का हल्का मैं बार बार कोट करती हूं, वहां पर जब रिकाउंटिंग हुई तो दोबारा नून लीग का ही कैंडिडेट जीता। तो सर इस तरह दूसरी मिसालें दूसरे हल्कों में क्यों नहीं सेट कर सकती वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जीत कर जेन्युइनली आई हैं असेंबलीज में? अच्छा सना, मैं जरा थोड़ा सा इससे हट के ना मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखें, हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं कि इस निज़ाम में खराबियां हैं और ये दिन ब दिन मजीद ख़राब होता जा रहा है। यानी वो खराबियां क्या हैं, वो खराबियां पैदा की जाती हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन के लिए। मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं, ज़्यादा यानी यहाँ चूँकि अदलिया की भी बात हुई, हमें लगी लिपटी के बगैर कम से कम सहाफ़ियों को ये बात करनी चाहिए जो सारा दिन देखते भी हैं, फील्ड में जाके भी देखते हैं। 4 दिहाइयाँ हमारी इसी शोबे में गुजर गई तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे।
अदलिया के बारे में बात हो रही है, तो अभी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, बात होती थी पिछले इलेक्शनों में, यकीनन जाहिर है हर इलेक्शन में कोई ना कोई ये तमाशा होता है, ये हर दफा होती हैं चीजें कि मैनेज किया जाता है किस तरह से। अच्छा, अब अदलिया के मामले में सुन लें कि मैं कुछ वकला के पास बैठा हुआ था, वहां ये बात हो रही थी, आज चूंकि एक चीफ जस्टिस साहब गए तो उनके एजाज में रेफरेंस भी नहीं हुआ, तो वहां बात कर रहे थे, वकला बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बड़े सीनियर वकला थे, वो बात कर रहे थे कि जनाब देखें अदलिया का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब ये सारे वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो दहाइयों से वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और उन्होंने कहा देखें जी हमारे तो मुसलसल ये दूसरे तीसरे चौथे चीफ जस्टिस से जिनके इतने हालात बुरे थे, करप्शन के इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज लोग थे, इनको इनके बाजू मरोड़ना आसान था। अब ये गुफ्तगू है वो कर रहे हैं, और हम एक सूबे की बड़ी कोर्ट के बारे में, बड़ी अदालत के बारे में ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि देखें इन चीजों की गहराई में जाएंगे वो आगे एक न्यायी बहस खुलेगी, लेकिन ये अमूमी जो बात है वकला के अंदर भी जो बात होती है, आप सीनियर वकला से भी पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि अदलिया में कौन से जो जज किस तरह के हैं और किस तरह के, वो कहते हैं नहीं कि कॉम्प्रोमाइज जज ना हो तो वो तो फिट ही नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया के लिए फिट नहीं है। और फिर ये देखिए अलमिया कि ये सारे प्रोसेस को हमारी सियासी जमातें यानी अपोजिशन इसमें मिलती है, हुकूमती जमात इसमें होती है, और वो ये इलेक्ट करते हैं और फिर बाद में रोना रोते हैं कि जी अदलिया इंसाफ नहीं करती। शाहिद साहब, सर ये जो बात कर रहे हैं वैसे ये मेरा ख्याल है कि माजी में भी होता रहा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर उतने खुलम खुला नहीं होता रहा। लेकिन क्या सियासी बुनियादों के ऊपर हमने सुना था कि जी पार्टीज जो हैं वो सेनेट के टिकट्स बेचती हैं, एमएनए एमपीएस के टिकट बेचती हैं, जिसके पास पैसा होता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर लेता है, मेरे आप जैसा आदमी कभी कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या ये दुरुस्त है, और क्या इसी बुनियाद के ऊपर हम पूरे सिस्टम को क्वेश्चन मार्क कर दें? कहीं ना कहीं सर इलेक्शन कमीशन की भी तो कोताही होगी ना, उनकी तरफ से भी तो कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे। सना, इमरान मीर साहब चूंकि मेरे एडिटर भी रहे हैं, डायरेक्टर न्यूज भी रहे हैं, और हमारे भी उस्ताद रहे हैं, और मुझे इसलिए पता है कि वो किसी भी खबर को, जैसे कहते हैं ना, वो बाल की खाल उतारना, हमेशा दो चीजों को पूछते, तो ये मेरे प्रोग्राम भी उतार रहे थे, अभी मैंने उसको रोक दिया। कभी भी हम कोई खबर देते थे तो वो फिर हमसे पूछते थे कि यहाँ से कंफर्म है, तो इसलिए मैं उनकी इंफॉर्मेशन को कहीं पर चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज मुझे नजर आती है, ये जो बातें हैं इलेक्शन खरीदने की, इलेक्शन बेचने की, ये कोई नई नहीं है। मैं कुछ अरसा पहले भी एक दिन टीवी प्रोग्राम पे कह रहा था, मैंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स लोगों को दिखा रहे हैं। हम किसी दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और जो कायमा कमेटियां होती हैं नेशनल असेंबली और सेनेट की, अगर उनकी लाइव कवरेज शुरू कर दें तो हमें अंदाजा होगा कि ये जो अराकीन असेंबली या सेनेटर जो भारी सरमायाकारी करके, चाहे वो सरमाया वोटर को वोट खरीदने का हो या वैसे हो, क्यों करते हैं, उसका अंदाजा हमें उन कमेटियों में बैठ के होता है, और मैंने तैयारी के साथ आते हैं, ये भी लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सना, एक और चीज जो मेरे सामने आती है, मतलब अगर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा और उस सूबे से दूंगा जहां से मेरा ताल्लुक है, अगर हम कहते हैं कि सारे पाकिस्तान में इलेक्शन फरोख्त हुआ है, तो ग्वादर में हमल कलमती एक ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूं, इज अ गुड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ पॉलिटिकल लीडर। अगर पैसों पे इलेक्शन बिक रहा होता तो हमल कलमती से आइडियल इलेक्शन कोई नहीं खरीद सकता था, उसके पास इतने पैसे थे, लेकिन उसे एक माहीगीर के बेटे हिदायतुर रहमान ने हराया है। तो इलेक्शन में तमाम चीजें हुई होंगी, और जरूर जो बात मीर साहब ने की कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो नंबर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बहुत सी सेलुलर कंपनियां भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब कोई धोखेबाज के अगर हाथ लगा तो नहीं कहा जा सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल शायद ये बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो कहता हूँ ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, इतना बड़ा चीजें तमाशा ये कैसे लग जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा अकील भाई, आपसे ब्रेक से पहले, क्योंकि आपसे हमने इजाजत लेनी है, तो मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनको सीएम तो बना दिया गया, लेकिन बनते के साथ ही जो एक्चुअली इनका एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन तो अपनी जगह कायम है। और फिर ये कि इनके ऊपर तकरीबन 26 से ज्यादा केसेस हैं। फिर ये जब प्राइम मिनिस्टर, जब आपने खुद पेशावर का उनके दौरे का अहवाल बताया, तो ये उनसे मुलाकात करने नहीं गए। इन्होंने ओथ टेकिंग में आना मुनासिब नहीं समझा कि जी ये तो सारे जो है वो चोर हैं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो सर, उमूर चलाने के लिए सूबे के इनको विफाक के साथ बात तो करनी पड़ेगी, किसी ना किसी स्टेज पे इनको पंजाब के सीएम के साथ बैठना पड़ेगा, या बलूचिस्तान या सिंध के सीएम के साथ बैठना पड़ेगा। तो सर, इस तरीके से तो खैबर पख्तूनख्वा ये आगे नहीं लेके जा सकेंगे। देखिए, इतने सीनियर पॉलिटिशियन तो मुंतखब होकर आए हैं, तरीके हिसाब के टिको पर जैसा बंदा भी शामिल है। ये इस सूबे पर आप यकीन करें कि इस वक्त जो कर्जा है वो है 1450 अरब रुपए, और इस कर्जे में तकरीबन 90 या 85% कर्जा
महमूद खान साहब और उससे पहले फाटक साहब के अदवार में इन पर चढ़ा है, या वो हकूक की बात कर रहे हैं कि मैंने हक मांगा है जबरदस्ती शहबाज शरीफ से। तो जब इनकी हुकूमत थी 3.5 साल, तो इन लोगों ने, इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस जमजरत सूबे को, सैनाब सूबे को कितने फंड दिए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा को तो गवर्नेंस के हवाले से सना डिजास्टर का सामना है। यहाँ पर 5-6 जो गैर मुस्तक़िल एहसास है, DIG समेत और फिक्री समेत, वो लोग छुट्टियों पर चले गए हैं या चले जा रहे हैं। या आपने देखा भी कि जब पहली तकरीर ये कर रहा था, तो इन्होंने 9 मई के तनाजुर में पुलिस की फोर्स को, जिसके तकरीबन 1250 लोग शहीद हो गए हैं, 78 अफसरान समेत, उनको धमकी दी कि अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। और फिर ये भी देख ले कि जो सीनियर पॉलिटिशियन थे, जो कि पिछले हुकूमत में शामिल थे, जिसमें तैमूर जगला शामिल है, जिसमें शौकत कुरैशी साहब है, जिसमें कामरान बंगर साहब शामिल है, उनको मुआविनीन के तौर पर या मशीरों के तौर पर भी कपाने की कोशिश नहीं की गई। तो यहाँ पर न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, बल्कि यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पर जो अफसर है, खासकर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अंदर जो अपने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मेरिट पर काम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में मेरिट सिर्फ ये है कि एक बार फिर आपको इसी प्रोग्राम में ये तब्सरा करना पड़ेगा, मीर साहब करेंगे, रेल साहब करेंगे, बाकी दोस्त करेंगे, सीनियर्स करेंगे, कि भाई पेशावर से एक जलूस निकला है चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में और वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा। तो हमें तो यहाँ पर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो मेरिट सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की जो मुनाज़राई और कशीदगी पर मबनी बयान है, उसको आगे लेकर जाए। अब कि एक बार की चीज इन्होंने ऐलान किया है कि एक प्रोटेस्ट को लीड करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जिस पर तकरीबन 14.5 अरब का खर्चा है, और जहां पर रोजाना आज भी ऑपरेशन हुआ है शुमारी इलाकों में, कल भी ऑपरेशन हुआ है। वहां पर अगर ये सूरत है तो मेरे पास को हाथ धोया जाए, ये इमरान खान साहब के एजेंडे की तकमील के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पहले भी था और अब भी रहेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई साहब, हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से तक मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद थोड़ा इंतखाबात के हवाले से भी बात कर लेंगे। उससे पहले सदारती इलेक्शन मुंतखब होने जा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ये थ्रेटन कर चुकी है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता, ना तो सदारती इलेक्शन को मानेंगे और ना ही सेनेट के होने वाले इंतखाबात को तस्लीम किया जाएगा, इससे कितना मनफी असर पड़ सकता है सिस्टम के ऊपर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनका फैसला नहीं होता तो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदारती इलेक्शन और उसके बाद होने वाले सेनेट इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सलमान आबिद साहब, मैं शुरू आपसे करना चाहूंगी। सर, ये बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतमईन करना, या फिर उनको बुलडोज करते हुए आगे जाया जा सकता है, सदारती इंतखाब भी करवा लिया जाए और फिर सेनेट इलेक्शन तो होने ही है अप्रैल में। आपके ख्याल में क्या उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है हुकूमत की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, स्पीकर के इंतखाबात हो गए, इसी तरीके से और इसी एहतजाज कर रहते हुए कि सदर का इंतखाब भी हो जाएगा, हो जाएंगे। असल बात तो ये है कि जो अपना मकसूद है, इसका काम भी बुनियादी पैदा किया हुआ है। कमीशन ने उसमें इतने डिलेइंग फैक्टर अब उसकी वजह से पता है कि जो मखसूस नशिस्तें ना देने की वजह जो है वो कानूनी नहीं है, बल्कि वो एक सियासी मसला है। और इसी सियासी मसले के तहत उनसे उनकी जमात की शनाख्त भी छीनी गई, उनका इंतखाबी निशान भी छीना गया, और अब मखसूस नशिस्तें जो है, जो कि कानूनी तरीके से जिस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिलते हैं या सीटें मिलती हैं, उसी हिसाब से उनको सीटें अलाट होती हैं। लेकिन अब उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे महाजराई बढ़ेगी। देखिए, ये फैसला दुरुस्त है या गलत, लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि ये महाजराई को इन्वाइट करेगा और दोबारा कॉन्फ्लिक्ट को इन्वाइट करेगा, और इससे पीटीआई के अंदर जो है एग्रेसिव सियासत जो है, रद्द-ए-अमल की जो सियासत वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है, ये किसी रिकंसिलेशन की तरफ नहीं जा रही, बल्कि हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, महाजराई की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और ये मखसूस नशिस्तें हो, सदर का इंतखाब हो, सेनेट से उनकी नशिस्तों की तादाद को कम करने का मंसूबा हो, ये सारी चीजें जाहिर करती है कि अभी हमारा एजेंडा शायद यही है कि हमने पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी। अगर आपने नहीं देनी तो उसका एक रिएक्शन जो है वो महाजराई की सूरत में सब देख रहे हैं, और आगे भी चलेगा। जैसे हमने 4-5 दिन की कार्रवाई देखी है कौमी असम्बली की, और जिस तरह से एक दूसरे के कार्रवाई तो हो ही नहीं सकी ना, वहां पर तो सिर्फ झगड़ा और शोर शराबा होता रहा। बिल्कुल ठीक, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया। आमिर साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेकंड हाफ। सर, ये बताइएगा कि
بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک مسئلہ تو موجود ہے، لیکن اب جس طرح سینٹ الیکشن ہونا ہے اس سے پہلے صدارتی الیکشن ہونا ہے، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیا اسٹرانگ فوٹنگ پہ موجود ہے کہ ایک تو صدارتی انتخاب بھی جیت لیں گے نون لیگ کی مدد سے، اور پھر سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی ان کی نظر میں ہے، تو کیا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانا آسان ہوگا یا پھر اپوزیشن کے طور پر پی ٹی آئی ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے وہاں بھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے چیئرمین سینٹ کے اوپر خاصا آسان ہے، کیونکہ سینٹ میں اب جو ریٹائر ہوں گے اس میں مختلف پارٹی کے لوگ ہوں گے، اور بلوچستان کے سینیٹروں کا کافی اہم رول ہے، باپ پارٹی کے وہاں پہ سینیٹر موجود ہیں اور ایم کے موجود. میرا خیال مجھے لگ رہا ہے چیئرمین سینٹ میں تو زیادہ آسان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اس میں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جو نمبر گیم لگ رہی ہے بظاہر کہ پریزیڈنٹ کے لیے بھی زرداری صاحب کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور چیئرمین سینٹ بننا تو میرے خیال میں اور زیادہ آسان ہے. وہاں پہ شاید سر لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ کاکڑ صاحب کا نہیں عامر صاحب سر مجھے ایک سوال کی اجازت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ کاکڑ صاحب کا بڑے دنوں سے باز گشت کر رہی ہے کہ وہ بھی شاید اس ریس میں شامل ہیں چیئرمین سینٹ بننے کے لیے؟ اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اگر انفارمیشن ہو یا آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ باتیں آتی رہی ہیں، مسلسل آتی رہی ہیں، لیکن میرا جہاں تک لگ رہا ہے مجھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو رجسٹ کر رہی ہے، اور اب یہ NA-148 کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یسر رضا گیلانی وہاں پہ ریزائن کر رہے ہیں، اور ان کی جگہ پہ ان کے صاحبزادے قاسم گیلانی کی بات بھی آ گئی. اور یہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور KMLN وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی وہاں پہ سیٹ جیتنے کے لیے. تو گیلانی صاحب ظاہر ہے سینٹ سے تو پہلے ریزائن کر چکے ہیں، تو اب اگر وہ یہاں سے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے گا تو کیا کریں گے؟ گھر تو نہیں بیٹھیں گے نا. تو وہ سینٹر بننے ہی جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اسلام آباد سے وہ سینٹر بنے گی، اس طرح پہلے بنے تھے وہ اسلام آباد کی نیند قومی اسمبلی کی جو ایک ہوتا ہے اوور آل جو سیٹوں سے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں یسر رضا گیلانی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی سلمان عابد صاحب نے جو کہا مجھے اس میں میں بالکل ان کو انڈورس کروں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس سے پولیٹیکل کنفلکٹ بڑھ رہا ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، الیکشن ڈے کی بیس مینجمنٹ سب چیزیں وہ اپنی جگہ سے آ رہی ہیں. اب جب سب لوگ آگے ہیں، پارلیمنٹ میں آگے، اسمبلی میں آگے، تو معاملہ چلتے رہنا دینا چاہیے، اور آگے سے تھوڑا سا آسانی پیدا کی جائے. پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں اس کے اندر بھی ہاکس موجود ہیں نا، ایسے لوگ موجود ہیں جو زیادہ اگریسو کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ ہاکس کو ایک اگریسو جو موڈ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ اسٹرانگ بناتے ہیں، اور جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے وہ ویک پڑتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم چلے اور اسٹیبلٹی آئے، اور دیکھیں ملک کے لیے کچھ کریں، ڈیلیور کریں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہاکس جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میر صاحب کیونکہ سر یہ پروگرام میں کوئک میں چاہوں گی تھوڑا سا کامنٹ رہے ہمارے. سر یہ جو ہاکس ہیں یہ تو ساری پارٹیز میں موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں جب آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ سیشن شروع ہو رہا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں، سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، ہم سپورٹ کریں گے پاکستان کے مفاد میں. لیکن پھر ہم نے بالکل اپوزٹ پکچر دیکھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک ہمارے بانی چیئرمین کو نہیں ریلیز کیا جائے گا یا جو 9 مئی کے حوالے سے سیاسی قیدی ہیں ان کو نہیں ریلیز کیا جائے گا ہم سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. تو یہ سر جو پی ٹی آئی کے اندر بھی آپسی مقابلہ بازی ہو رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا جب خود بانی چیئرمین جیل کے پیچھے ہے، پارٹی کو دیکھ نہیں سکتے اس طرح؟ میرا خیال ہے یہ جو ہاکش رویہ ہے نا، جس کو مطلب یہ ہر بندہ سلطان رائی بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں سب پارٹیوں نے کر کے دیکھ بھی لیں، بھگت بھی لیں. ہر پارٹی نے اپنے اپنے دور میں بھگتا. دیکھیں ابھی ہم تازہ یہ جو دیکھ رہے تھے کہ آج 40 سال بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ جو درست نہیں تھا، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا آپ نے، آج 40 سال بعد بیٹھ کے آپ اس کا ماتم کر رہے ہیں. تو یہ آج بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو ماضی میں بھی ہوئی ہیں نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہ کیا وقت آنے کے بعد ہر بندہ ریگریٹ بھی کرتا سارا. میرا خیال ہے یہاں تھوڑا سا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے نا ساری، ان کو چاہیے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، وہ آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں اور آگے چیزیں طے کر لیں کہ کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے. کیونکہ اس ملک کے لیے، عام آدمی کے لیے، اس ملک کو آگے چلانے کے لیے چیلنجز بے پناہ ہیں. دیکھیں عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. جب ہم کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر سے پولیٹیکل انفلوئنس ختم کریں، دیکھیں نا ہر جماعت شکوہ کرتی ہے. نون لیگ اپنے دور میں کرتی تھی، پیپلز پارٹی اپنے دور میں کرتی تھی، آج باری آ گئی تحریک انصاف کی، وہ ہر دفعہ شدت انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کی نوعیت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کا اس پہ ایکشن کرتے ہیں اور ریئیکشن پھر کیا آتا ہے، وہ پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں.
تو وہ اس میں شکوے سب کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ پولیس ریفارمز ایسی لے کے آئیں کہ جناب یہ کل کو چلے بھی جائیں اقتدار میں نہ ہوں تو وہاں پہ جو پولیس آفیسر پولیس کے سربراہ ہوں وہ ایسے سیاست سے پاک ہوں کہ جناب وہ بالکل فیئرلی چلیں. اسی طرح سے عدلیہ میں وہ ججز بیٹھے ہوں کہ جب وہ باہر بھی نکل جائیں تو وہ انصاف کریں, اور کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی ایسا تالے آزما آ کے کوئی ایسی حرکت کرنا چاہے تو اس کے بھی وہ ہاتھ روکنے والے ہوں. اتنی مضبوط تو کریں. ہمارے ہاں تو تماشا یہ ہے, ہم یہاں چھوٹی چھوٹی بحثیں تو کرتے ہیں لیکن جب تک یہ جڑ سے یہ ٹھیک نہیں کریں گے, ہماری عدلیہ نے ہر دور میں ہر ڈکٹیٹرشپ کو اس کو دیا, انڈورس کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو بھی ہے بس اب ہو گیا, آپ اس کو قبول کریں. تو یہ اس کو روکنے والا حقوق ہو, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو, ہمیں اس کی بالکل تفریق کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح اٹھایا کہ کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا اس کو روکنا چاہیے. آج کی ایک اور اہم خبر بھی جو تھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ تھا. شاہد صاحب میں آپ سے اس پہ ٹیک چاہوں گی کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے سر اس نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ہونا چاہیے مس کنڈکٹ کے حوالے سے کارروائی. وہ ہر سٹیج پہ یہ کہتے رہے کہ جی میں بے قصور ہوں, میرے پر الزامات جو ہیں وہ سراسر غلط ہیں, لیکن اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے لیول کے اوپر ان کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے تو کیا مثال اب سپریم کورٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے سر پھر؟ سنا سب سے بڑی بات جو ہے میری نظر میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی کا معاملہ ہے, مجھے ایک بات کا اطمینان ہے, میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ ان پہ الزام درست ہے غلط ہے, میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا, لیکن کم از کم کسی ایک ادارے میں یہ جو مٹی پاؤ سیاست والی پالیسی ہوتی ہے یا جو معاملے کو دبانے والی پالیسی ہوتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھیں دو بہت سیدھی سی باتیں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پہ جو بھی الزامات لگے اگر وہ ریزائن نہیں کرتے, وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے تو وہ ایک سرخرو جج کے طور پر سپریم کورٹ سے جب بھی ان کی رخصتی ہونی ہوتی ہو جاتی. لیکن انہوں نے جس سٹیج پہ ریزائن کیا وہ بظاہر ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم یہ لگتا ہے کہ وہ ہمت ہار چکے تھے, انہیں یہ نظر آ رہا تھا, یہ نوشتہ دیوار تھا کہ انہیں سزا ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک سیف پیسج لیں. اور ممکن ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل یا جو ان کے لازمی سی بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ انہی کے جیسے کہتے ہیں ہم پیشہ اور لوگ تھے, ان کا ممکن ہے کہ ایک بٹی پاؤ والا معاملہ ہو جائے. پھر یہ بھی تو تھا نا کہ اگر ریٹائرمنٹ لے لیں تو پھر آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. بہت سی چیزیں اس طرح کے مطلب جو پریویلیجز ہوتے ہیں وہ آپ کے سیف اینڈ سیکیور ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک بہتر کام کیا کہ نہ صرف انہوں نے اس کارروائی کو پورا کیا بلکہ ذمہ داری کی جو بھی مرتکب ہے وہ وہاں تک پہنچایا. سلمان عابد صاحب نے جو بات کی کہ مفاہمت کی طرف نہیں جا رہے, دیکھیں پرابلم یہ ہم سارے اپنے جسے کہتے ہیں نا حصے کا کی طرف نہیں جا رہے, پولیٹیکل پارٹیز کی بات اس نے کہا انہوں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز مفاہمت. ہمارا پرابلم یہ ہم سارے اپنی اپنی مرضی کا آدھا سچ بیان کرتے ہیں. میرے سامنے جو چیزیں ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا سپریم کورٹ نے جب کہا کہ الیکشن ڈیٹ کے معاملے پر سیاسی جماعتیں بیٹھ کر فیصلہ کریں, عمر عطا نہیں بیٹھی, یہ کائرہ صاحب ریکارڈ پر نہیں اٹھنے کا ریزن بتا رہا ہوں. کائرہ صاحب نے پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے ساتھ طے کر لیا کہ 28 جون کو بجٹ منظور ہوگا, 30 جون کو اسمبلی ڈیزالو ہوگی. انہوں نے کہا ڈیسائیڈ ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی کال آئی اور انہوں نے وہ فیصلہ بیک آف کیا, چھوڑ دیں اس بات کو. حالیہ الیکشن کے بعد ایک ہنگ پارلیمنٹ ہمارے سامنے تھی, 3 سیاسی جماعتیں, چاہے آپ اسے سنی اتحاد کونسل کہیں, انڈیپینڈنٹس کہیں, اسٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آئیں. میری معلومات ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پہلے دن فیصلے اس لیے نہیں کیے گئے اور ڈیلے کیا گیا, اور پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ ہم پولیٹیکل کمیٹی بنا رہے ہیں جو تمام سیاسی قوتوں سے بات کرے گی اور گورنمنٹ فارمیشن کے آپشنز دیکھے گی. اگلے دن صبح اڈیالہ جیل سے حکم آیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو سے بات نہیں ہوگی. اس طرح کے رویوں میں کہاں سے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ دوسرا پوائنٹ, علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ بات کر رہی تھی. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب آج ٹھیک ہے آپ نے شہباز شریف سے ملاقات نہیں کرنی, آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی میٹنگ میں بھی نہیں آئیں گے, بجٹ میں آپ مشترکہ مفادات کے کونسل میں بھی نہیں آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے اس کا نقصان شہباز شریف کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے عام آدمی کو, جو کہ اس وقت وہ صوبہ خیبر پختونخوا جسے ہم ایڈمنسٹریٹولی کہہ سکتے تھے کہ وہ بلوچستان سے بہتر تھا, وہ اوور ڈرافٹ تلے دبا ہوا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے اگر گنڈاسا اٹھا کے سیاست کرنی ہے تو سیاست تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انہیں پھر وفاق پاکستان سے بات کرنی ہوگی. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن شاہد صاحب اگر میں ڈیولز پرسپیکٹو دوں تو میں سلمان عابد صاحب سر میں ان سے ٹیک لے لیتی ہوں. سر اگر دوسرا پوائنٹ آف ویو لوں تو اگر پی ٹی آئی ہو تو فار ایگزامپل وہ یہ کہے گی کہ جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا, ہم تو الیکشن میں جیتے ہوئے تھے, ہمیں ہروایا گیا, 45 میں کچھ اور نمبر تھا, 47 جب جاری ہوا اس میں کچھ اور ہو گیا. تو سر اگر ان کا پرسپیکٹو دیکھا جائے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم دھاندلی کرنے والوں سے بات کیوں کریں. لیکن نا مسئلہ صرف دھاندلی کا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی الیکشن کی ایمبیگوٹیز اور الیکشن کی ارریگولرٹیز کے اوپر بڑے سیریس کنسرن ہے. اس لیے جب آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں شاہد رین صاحب,
تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے پوری سیاسی جماعت کو بند کیا ہوا ہے, پوری کی پوری پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس وقت جیلوں میں قید ہے اور اس کو وہ ان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اچھا, سختیاں اتنی چل رہی ہیں کہ وہ ہفتے والے دن احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں, دہشت گردی کے ان کے اوپر مقدمے ہیں. تو ایسے میں کوئی کہنا کہ جی ریکنسیلیشن کوئی یک طرفہ ہوگی اور پی ٹی آئی آ کے سرنڈر کر دے گی اور ریکنسیلیشن کرے گی, ایسے نہیں ہوتا. اب حکومت ہے نا, شہباز شریف صاحب انیشیٹ کرے نا کہ جو لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں, جن پہ 9 مئی کے مقدمے بھی بنے ہوئے ہیں, بعض لوگ تو ایسے جو 9 مئی کے مقدمے میں ملوث بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ان کے اوپر مقدمے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہیں سے کوئی انیشیٹو وہ بھی تو لے. لاسٹ فیو منٹ سے سر مجھے باقیوں کا بھی ٹیک لیں. بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ سب کے حوالے سے ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. عامر خاکوانی صاحب, سر یہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے وفاق اور صوبوں کی سطح کے اوپر, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ میوچلی کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی؟ ایک طرف سرفراز بگٹی صاحب ہیں, ایک طرف مریم صاحبہ ہیں, ایک طرف جو ہے وہ گنڈا پور صاحب ہیں, مطلب چاروں صوبوں میں شاہکار ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بتائے گا کہ کیا کوئی آگے کوئی آپ کو کنسنسس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر کوئی لاسٹ کامنٹ سر. دیکھیں میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دینا چاہیے. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی اگریسو اپروچ کی. دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک کام تو کیا, انہوں نے عمر ایوب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے اور پارلیمانی لیڈر کے بارے میں اسد کیسر کا یہ کمیٹی دے دی ہے انہوں نے جی. لیکن بہرحال پھر بھی دیکھیں ایک جس طرح ایک ایجوکیشن والا موڈ ہے الیکشن سے جو ہوا کے سامنے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا ٹائم مجھے ہمیں گنڈا پور صاحب کو بھی دینا چاہیے. ایک آہستہ آہستہ چیزیں ڈیفیوز ہوتی ہیں, ہمیں بہت جلدی ہمیں بالکل ہی اجرت مرحلی بنانی چاہیے. اور کچھ کام جس طرح یک طرفہ عمان عابد کی بات ٹھیک ہے, یک طرفہ تو نہیں ہونا چاہیے, کچھ دوسری طرف بھی کچھ کرنا چاہیے. اور بیسیکلی دیکھیں سسٹم کو چلانا سب سے ذمہ داری کا اہم رول حکومت کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو ادھر رکھے. عمران صاحب سے, خاکوانی صاحب سے ٹائم ختم ہو چکا ہے, 30 سیکنڈز ہے. میر صاحب سر آپ کو یہ سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کنسنسس کے ساتھ, مطلب بامی لڑائی کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے, کنسنسس کہیں پر نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے وقت میں؟ جی میں صرف اس کو اب کنکلوڈ کر رہی ہیں تو میں صرف ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ جہاں یہ مسائل ہیں نا وہیں پہ بات کرنی پڑے گی. یہ آگے جو ہے یہ ان کے پاس میں نہیں ہے. جہاں ان کی لڑائی ہے وہ خود بھی کہتے رہے ہماری جنگ ان سے نہیں ہے, جن سے ہے وہیں پہ سیٹل کرنا پڑے گا. چلیں چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ, وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ اس دلچسپ ڈیبیٹ کو ہم جاری رکھتے ہیں. چاروں مہمانوں کی شکریہ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.